अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बेटा पहले हम बात कर चुके हैं साइन कन्वेंशन की कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में। आगे जो हमारा डिस्कशन है वो हम बात करेंगे फोकल लेंथ और रेडियस के ऊपर कि फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, कैसे ये रिलेट करते हैं कॉनकेव मिरर में, इसके रिलेशन की अभी हम बात करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो अप टू आपका कहाँ तक कंप्लीट हो गया है, साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, दोनों के साइन कन्वेंशन कंप्लीट हो गए हैं। और आगे जो डिस्कशन करने हम जा रहे हैं ना बेटा, वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं किसका, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। ठीक है ना। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ and radius of curvature. Okay, now what is the relation between focal length and radius of curvature in concave mirror? Firstly we have to see that thing. बेटा कॉनकेव मिरर को हम बना लेते हैं, पहले कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर हो गया ड्रॉ, इस तरीके से कॉनकेव मिरर को हमने ड्रॉ कर लिया है। मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, वो कहाँ से जाएंगी भाई, वो फोकस से जाएंगी। कहाँ से जाएंगी बेटा, फोकस से जाएंगी। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो कहाँ से निकलेंगी बेटा, फोकस से निकलेंगी। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो कहाँ से निकली बेटा, फोकस से निकली। अच्छा ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर के बराबर होगा बेटा। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने आपको बता दी थी। इतनी सी बात मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताई थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। तो इस तरीके से हम इसके बीच से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे भाई हम। ठीक है ना, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर ली। ओके बेटा, ठीक है। और इसको हम पॉइंट दे देंगे सी। ठीक है, इसको पॉइंट दे देंगे ए और इसको पॉइंट दे देंगे बी। ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा आगे ध्यान से देखना हम बात करेंगे इन ट्रायंगल। अब देखो एक बात बताओ बेटा, ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी यानी कि आई की बात कर रहे हैं। ए बी सी, आर कहाँ पे है बेटा, ए बी एफ। भाई आर क्या है बेटा, ए बी एफ है। बताओ ए बी एफ है कि नहीं है, आप लोग बताइए, है कि नहीं है। ए बी एफ है या एफ बी सी है। आर जो है ना बेटा, एंगल आर, ये है एफ बी सी। क्या है भाई, एफ बी सी। देखो ध्यान से, हमने तुमको बताया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल ए बी सी, ये तो आई है ना, ए बी सी, ये जो ए बी सी एंगल है ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर करना है तो एफ बी सी यानी कि आर के बराबर हो जाएगा। बेटा इतनी बात तुमको समझ में आती है भाई, इतनी बात समझ में आती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर। ठीक है ना, मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बात बहुत पहले बता के रखी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से। नाउ हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा, नाउ हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। फिर से लेते हैं एंगल ए बी सी, हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी, सॉरी क्या लिख सकते हैं, एंगल
एफ सी बी, देखो कैसे एफ सी बी। अब एफ सी बी कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देखो ए बी सी एफ सी बी, ए बी सी यानी कि ये वाला, एफ सी बी यानी कि ये वाला। ये देखो अंदर के इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, ये एक दूसरे के अल्टरनेट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों बराबर होंगे ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स। ठीक है ना, एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, एंगल एफ सी बी के, यानी कि बी जो है वो सी के बराबर होगा। अब देखो ये वाला जो एंगल देख रहे हो ना आई, ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, इसके आर के बराबर होगा, एकदम सही बात है। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू एफ सी बी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर है मेरी बात सबको समझ में आती है बेटा। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दिस आर ऑल द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम इनको इस तरीके से इक्वल में लिख सकते हैं, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमको करना है, एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ सी बी। ठीक है ना, देखिए बेटा एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी। अब तो बेटा देखिए एंगल एफ बी सी ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी बी के बराबर। अब देखो एफ बी सी कहाँ पे है, एफ बी सी यानी कि ये वाला एंगल, और फिर किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी बी के बराबर, यानी ये वाले एंगल आपस में बराबर होंगे भाई, आर आर के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल एफ सी बी, एंगल किसके बराबर होगा, एंगल बराबर होगा एफ बी सी के बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर होता है, यहाँ तक क्लियर होता है। अब देखो तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो एफ सी है ना बेटा, एफ सी वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी बराबर हो जाएगा एफ बी के, यानी कि एफ सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एफ बी के बराबर हो जाएगा, एफ बी के बराबर हो बेटा, ये पोल है, एफ सी जो है ना ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी के बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। एफ सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो ए बी है ये बहुत क्लोज है, इस मिरर के काफी ज्यादा क्लोज है ये ए बी, ये जो ए बी है काफी ज्यादा क्लोज है, तो बी पॉइंट जो है ये पोल पे ही है कुल मिलाकर के। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट हमने एफ सी लिया है, तो एफ सी की जगह हम एफ पी भी कर सकते हैं, एफ बी ना करके हम क्या कर सकते हैं, एफ पी कर सकते हैं, क्योंकि जो बी पॉइंट है वो भी एकदम एक्सिस पे है, इसलिए ये बहुत वेरी क्लोज टू द पी है, बी के बहुत ज्यादा पास में है, वेरी क्लोज टू द पी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ पी कर सकते हैं। तो एफ सी किसके बराबर कर सकते हैं, एफ सी बेटा बराबर हो जाएगा किसके, एफ पी के बराबर, बिकॉज यहां पे लिखेंगे बिकॉज B is very close to P। B जो है ना बेटा वो काफी ज्यादा क्लोज है किसके, P के। जो B पॉइंट है ये काफी ज्यादा क्लोज है किसके, P के। यहां से क्लोजनेस नहीं देखो, मतलब ये भी एक्सिस पे है, इसलिए हम लिख सकते हैं एफ पी। क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ पी। और ध्यान दो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस, देखो एफ सी प्लस एफ पी। ये बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यही तो पॉइंट होता है, यहीं से कर्व बनता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहीं से कर्व बनता है, तो यहां से यहां तक क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ध्यान से, यहां से हम लिख सकते हैं बेटा इस तरीके से, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, एफ सी प्लस एफ पी, एफ सी प्लस एफ पी। देखो ध्यान से, एफ सी प्लस एफ पी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। और देखो बेटा एफ सी इक्वल्स टू एफ पी, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं कि एफ सी जो है वो एफ पी के बराबर होता है। ठीक है ना, किसके बराबर होता है बेटा, एफ पी के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ सी की जगह एफ पी लिख सकते हैं, तो एफ पी प्लस ऑफ एफ पी इज इक्वल्स टू आर। तो 2 एफ पी क्या हो जाएगा बेटा, 2
एफ पी इज इक्वल्स टू आर। और देखो एफ पी किसके बराबर होगा, एफ बी क्या है बेटा, फोकल लेंथ है। क्या है भाई, फोकल लेंथ है। पोल से फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। तो ये क्या हो जाएगी, 2f इज इक्वल्स टू आर, 2f इज इक्वल्स टू आर। और इसको हम डिनोट करते हैं बेटा, एक्चुअली में आप लोग कैपिटल आर कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो इसको कैपिटल आर से डिनोट करिए आप लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो कैपिटल आर से डिनोट करिए। तो f इज इक्वल्स टू हो जाएगा r/2। यही रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। f इज इक्वल्स टू r/2, f इज इक्वल्स टू r/2, यानी कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है। सही बात है, ये जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का क्या है, हाफ है, क्योंकि इतना ये और इतना ये, यानी कि ये दो पार्ट में है। तो ये जो फोकल लेंथ है ये टोटल का आधा ही तो है ना, तो टोटल का हाफ है। तो इसीलिए कहा गया फोकल लेंथ किसका हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। यानी कि f इज इक्वल्स टू r/2, f इज इक्वल्स टू r/2। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद बेहतरीन टॉपिक, ठीक है ना। f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। यानी कि फोकल लेंथ किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है बेटा, हाफ होती है। तो हमेशा याद रखिए f इज इक्वल्स टू r/2। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका क्या रिलेशन, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का ये रिलेशन है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। ऑफ कॉनकेव मिरर, इसमें हम सीखेंगे केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ये सारे केसेस हम देखेंगे इसमें, ठीक है ना। इन सारे केसेस की बात करेंगे, इमेज के लोकेशन की बात करेंगे, इमेज किस नेचर की बन रही है, रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम इस चीज़ में डिफाइन करने वाले हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए केस वन में देखो बेटा क्या होगा, केस वन, ध्यान से देखिए केस वन। तो केस वन में होगा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, पोल और फोकस के बीच में। चलो रखते हैं ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में। पहले मिरर बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से। अब मिरर को हमने ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, ये तो हो गया आपका पोल, ठीक है ना, और ये हो गया आपका फोकस। ओके, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई। चलिए ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हमने क्या प्लेस कर रखा है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। अब देखो बेटा, एक रे हम पैरेलल भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे भाई, पैरेलल भेजेंगे, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में पैरेलल भेज दी हमने रे को कैसा भेजा भाई, पैरेलल भेजा, ठीक है। अब जब रे को हम पैरेलल भेजते हैं तो वो कहाँ से निकलती है, बताओ भाई, कहाँ से निकलेगी। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहाँ से निकलेगी भाई, फोकस से। तो देखो इसको फोकस से निकालते हैं इस तरीके से, तो ये कहाँ से निकल जाएगी भाई, फोकस से निकल जाएगी ये वाली रे। चलो ठीक है। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही कहाँ आती है बेटा, वापस आती है। तो देखो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम निकालेंगे, इस रे को कहाँ से निकालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस रे को निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, ये रे जहाँ पे जाके मीट करेंगी, ये रे जहाँ पे जाकर के मीट करेंगी ना बेटा, वही क्या होगा, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। और देखो ध्यान से, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इमेज फॉर्म हो जाएगी, ये इमेज फॉर्म हो जाएगी, ए डैश एंड बी डैश, ये क्या है, ए बी, ठीक है।
ध्यान दो बेटा, अगर पोल और फोकस के बीच में रखा है, कभी भी कॉनकेव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है तो उसकी इमेज कभी भी कॉनकेव मिरर के सामने ना बनके उसके पीछे बनती है, यानी बिहाइंड द मिरर बनती है। इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कहां होता है बेटा? बिहाइंड द मिरर। तो हम लोकेशन में क्या लिखेंगे भाई? लोकेशन में हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगी इमेज का फॉर्मेशन। अच्छा, दूसरी चीज हमेशा याद रखिए, जब कभी भी इमेज मिरर के पीछे बनेगी तो रियल इन्वर्टेड ना होके वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। कैसी होगी बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है झूठी, ठीक है ना? कहने का मतलब रियल इमेज नहीं फॉर्म हो रही है, उसको स्क्रीन पे हम नहीं ले सकते, ठीक है ना? तो इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो भी इमेजेस कॉनकेव मिरर के बिहाइंड बनेंगी या किसी भी मिरर के बिहाइंड बनेंगी, पीछे की तरफ बनेंगी, वो इमेजेस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। क्या होंगी भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी, ठीक है बेटा? तो ये हो गया आपका पहला केस। अब हम दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस, अब देखो बेटा, दूसरे केस में क्या है? केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? देखिए ध्यान से, केस नंबर 2 में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, भाई ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? फोकस पे रख दिया। अभी पोल और फोकस के बीच में था, अब इधर धीरे धीरे बढ़ता आएगा, फोकस पे रखा जाएगा, फिर इसके बीच में रखा जाएगा, फिर इस पे रखा जाएगा, फिर इसके बाहर रखा जाएगा, ठीक है ना? तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया गया भाई? फोकस पे रख दिया गया। अब देखो, ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो क्या होता है? हमेशा याद रखो, फोकस वाली रे कभी नहीं मिलेंगी। फोकस से जो रे जाएगी वो हमेशा इनफाइनाइट पे जा करके मिलेगी, ठीक है ना? हमने क्या बताया? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएंगी, फोकस पे बनेगी, या इनफाइनाइट से आती तो फोकस पे बनती है, तो फोकस से निकलेगी तो इनफाइनाइट पे ही तो मिलेगी जाके। तो इसमें एक्चुअली में इमेज का फॉर्मेशन होना बहुत मुश्किल है, इमेज इनफाइनाइट पे बनती है जा करके। अब देखी नहीं किसी ने आज तक इनफाइनाइट पे, ठीक है? चलिए देखिए, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये हो गया आपका पोल बेटा, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रखी हुई है फोकस पे इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है बेटा? फोकस पे रखा है। अब देखो, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। हाँ, एकदम सही बात है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। दूसरी क्या होगी बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाएगी तो कहाँ से निकलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये दोनों रेज कहाँ मिलेंगी जाकर के? इनफाइनाइट पे मिलेंगी, ठीक है ना? ये रेज मीट एट इनफाइनाइट, लिखते हैं यहाँ पे, मीट एट इनफाइनाइट, ठीक है ना? मिलेंगी नहीं, पता नहीं कहाँ पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पे जाकर के कहीं पे मिलेंगी ये रेज इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। इसीलिए अगर कोई पूछे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा भाई, तो इनफाइनाइट पे होगा। कहाँ होगा बेटा? इनफाइनाइट पे होगा, क्योंकि ये रेज कहाँ पे मिलेंगी जाकर के? इनफाइनाइट पे मिलेंगी जाकर के। तो हम इसमें लिखेंगे लोकेशन भाई, इमेज का कहाँ होगा? लोकेशन होगा भाई इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये रेज कहाँ पे मिलेंगी जाकर के? इनफाइनाइट पे। दूसरी चीज बेटा, नेचर क्या होगा इमेज का भाई? नेचर बताओ, नेचर देखो बेटा, इनफाइनाइट पे जो भी रेज मिलेंगी जाकर के, इनफाइनाइट पे जो भी रेज मिलती हैं, जो भी रेज इनफाइनाइट पे मिलती हैं, वो इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट होती हैं या रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं। देखो बेटा, हमेशा याद रखो, मैंने आपको बताया मिरर के अगर पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, तभी वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस आएगा। लेकिन अगर मिरर के सामने बनेगी, बिल्कुल अब इनफाइनाइट पे बन रही लेकिन सामने बन रही, इसलिए इमेजेस कैसी हो जाएंगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज कैसा हो जाएगा? साइज नहीं, एक्चुअली में नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। और बेटा देखो,
जो भी रेज इनफाइनाइट पे बनती हैं उनका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाईली मैग्नीफाइड। इमेज का फॉर्मेशन जो होगा इनफाइनाइट पे तो ये कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे कई बड़ी उसकी इमेज बनेगी, उससे कई बड़ी उसकी क्या बनेगी बेटा, इमेज। क्योंकि ये इमेजेस कहाँ पे बनती हैं, इनफाइनाइट पे। दो केस हमने आपको बताया, पहले केस में हमने आपको बताया है कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होगा। कहां होगा भाई, बिहाइंड द मिरर होगा। और इसका जो नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है, तो मिरर के पीछे जितनी भी इमेजेस बनती हैं उनका जो नेचर होता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। दूसरे केस में हमने देखा जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया भाई, फोकस पे रखा गया। तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो उसकी इमेजेस, उसकी जो रेज हैं एक्चुअली में मीट नहीं कर पाती, वो इनफाइनाइट पे मीट करती हैं। जाकर के देख लो बेटा, इनफाइनाइट पे मीट करेंगी, इसलिए इसका जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, और इनफाइनाइट पे मीट करने की वजह से ये हाईली मैग्नीफाइड होगा। ठीक है ना। तो ये दोनों केस तुमको समझ में आते हैं भाई, ठीक है ना, दोनों केस समझ में आते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। Okay beta, now further we are proceeding there because we don't have lots of time, you know. You can pause the video and just note it down. अब देखो बेटा तीसरा केस आ गया, केस नंबर 3। ये सारे केसेस तो आज हम स्टडी करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। केस नंबर 3 इसमें है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा बेटा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो चलो रखते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये तो हो गया भाई हमारा पोल, ये हो गया भाई हमारा फोकस हो गया बेटा, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अपने को रखना है ऑब्जेक्ट। चलो भाई रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कहाँ रख दिया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो देखो भाई एक रे तो हमने पैरेलल भेजनी है हमको, ठीक है। तो वो कहाँ से निकल के जाएगी भाई, फोकस से निकल के जाएगी, ठीक है। एक रे को हमने कहाँ भेज दिया, पैरेलल भेज दिया, ठीक है। दूसरी रे को हमने कहाँ से भेजा, फोकस से भेजा। कहाँ से भेजा बेटा, पहली रे को हमने कहाँ से भेजा, फोकस से। और दूसरी रे को हमने, पहली रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा, तो वो कहाँ से निकल गई, फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से निकलेगी। दूसरी रे को हमने फोकस से भेजा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। तो देखिए इस तरीके से इसको हमने कहाँ से भेजा भाई, फोकस से। इसको हमने भेजा है फोकस से। अब ये कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यार ये पहले मिल गई, पहले नहीं मिलाना इनको, बाद में मिलाना भाई, अभी नहीं मिलाना है, अभी नहीं मिलाना है इनको, बाद में मिलाना है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से बेटा, ये इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ए बी ऑब्जेक्ट है, और इमेज क्या बनेगी, ए डैश एंड बी डैश, ए डैश बी डैश। अब देखिए ध्यान से, इस केस में बेटा क्या होगा, जो लोकेशन होगी ना इमेज की, लोकेशन वो बियॉन्ड सी होगी। कहाँ होगी, सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही, देखो आप देखो, जब फोकस पे रखी थी तो कहाँ बन रही थी, इनफाइनाइट पे। जब यहाँ पे रखी थी तो बिहाइंड द मिरर बन रही थी। अब जैसे जैसे हम पीछे बढ़ते आ रहे हैं, जैसे जैसे पीछे बढ़ते आ रहे हैं, तो इमेज भी पीछे बढ़ती जा रही है। देखो इसको पीछे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज पीछे बढ़ती जा रही है। ये चीज़ आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये कहाँ बन जाएगी, बियॉन्ड सी। वहाँ पे इनफाइनाइट पे बन रही थी, फोकस पे रखी। थोड़ी इधर आए तो सी के थोड़ा सा पीछे है, इनफाइनाइट पे नहीं है, सी के पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सी है, ठीक है ना। बियॉन्ड कैसी है बेटा, बियॉन्ड सी है। अब देखो नेचर ऑफ, नेचर क्या हो जाएगा, इमेज का जो नेचर है, इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल एंड बेटा सामने बन रही,
सामने बनेगी तो रियल और इन्वर्टेड ही होगी। हमेशा याद रखो, जब भी कॉनकेव मिरर के सामने कोई भी इमेज बनेगी तो रियल और इन्वर्टेड होगी यार। नेचर में झपाक से लिख देना क्या, रियल और इन्वर्टेड, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। और इमेज मैग्नीफाइड होगी, इमेज इज मैग्नीफाइड, इमेज इज मैग्नीफाइड। इमेज कैसी बनेगी भाई, मैग्नीफाइड बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी। कैसी होगी बेटा, बड़ी होगी। इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। तो ये तीसरा केस हो गया। अब देखो फोर्थ केस में क्या होगा, केस नंबर 4, केस नंबर 4। अब देखो केस नंबर 4 में क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। अब इसको थोड़ा और इधर ले आओ, अब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। when the object is placed at center of curvature, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो चलो रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को भाई, देखते हैं फिर क्या होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये तो हो गया हमारा फोकस और ये होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और इसी पे अपने को क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। तो रख दिया भाई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, एक रे तो पैरेलल जाएगी, एक रे पैरेलल जाके कहाँ से निकलेगी भाई, फोकस से निकलेगी, ठीक है। दूसरी रे फोकस से जाएगी तो वो कहाँ होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब देखो इसकी जो इमेज है वो ठीक इसके नीचे बनेगी, इसकी जो इमेज है ना बेटा वो ठीक इसके नीचे बनेगी। यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो उसकी जो इमेज है ना वो ठीक उसी के नीचे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी और ठीक उसी के नीचे बनेगी। क्लियर हो गई बात। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज ठीक उसके नीचे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो लोकेशन में क्या लिखोगे बेटा, लोकेशन में आप लिखेंगे एट सी पे ही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और नेचर में क्या लिखेंगे आप, नेचर ऑफ इमेज, नेचर में आप लिख देंगे क्या, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी ही होगी और दूसरी चीज सेम साइज की भी होगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज कैसा रहेगा बेटा, सेम रहेगा। यानी कि जो इमेज है वो कैसी होगी, सेम साइज की होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज ठीक उसी के नीचे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों केस आपके कंप्लीट हो गए। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, आप पॉज कर लें फिर नोट कर लें, ठीक है ना बेटा। हाँ चलिए देखिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये जितने भी केसेस हैं इनको बस कंप्लीट करते हैं आज हम लोग अच्छी तरीके से। When object is placed beyond C, when object is placed beyond C, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, C के पीछे रखा जाता है, बियॉन्ड C रखा जाता है। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया था, अब थोड़ा और बढ़ा दिया हमने, ठीक है। देखो कितना बढ़ा दिया भाई, बियॉन्ड C रख दिया ऑब्जेक्ट को। फिर क्या होगा देखो ध्यान से, ये तो हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा गया है, यानी कि सी के बाद में रखा गया है। कहाँ रखा गया बेटा, सी के बाद में। अब देखो बियॉन्ड सी यानी कि यहाँ पे रखा गया ऑब्जेक्ट को। कहाँ रखा गया, इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। अब फिर हम फिर से वही काम करेंगे, दो रे निकालेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो तो वाई फोकस से निकल जाएगी, और एक रे कहाँ जाएगी, एक रे को हम निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ निकालेंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो एक रे निकलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। जरा ये रे जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा ही डाइवर्ट हो गई है, इसको थोड़ा सा रुक जाओ एक मिनट।
ये इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे जाएगी इधर से, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी वो फोकस से निकलेगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को वापस आ जाएगी। क्लियर है बिल्कुल बात, यहाँ से कोई समस्या तो नहीं। ये है ए, ये है बी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलेंगे ए डैश बी डैश, ठीक है ना, ए डैश बी डैश। यहाँ पे जैसे देखो जितना जितना दूर बढ़ते चले जाएंगे इमेज उतनी ही छोटी बनती चली जाएगी। कैसी बनती चली जाएगी बेटा, इमेज का फॉर्मेशन छोटा होता चला जाएगा जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बियॉन्ड सी था, लेकिन लोकेशन क्या होगी भाई, इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी बेटा, लोकेशन होगा बिटवीन एफ एंड सी, या सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। दूसरी चीज नेचर क्या होगा, हमेशा याद रखो नेचर में भाई कुछ सोचना नहीं, अगर इमेज सामने बन रही है तो क्या बनेगी भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। कुछ भी नहीं सोचना, अगर इमेज सामने बन रही तो एक चीज लिखनी तुमको, क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। और बेटा कैसी है, छोटी है तो इसलिए इमेज इज डिमिनिस्ड इन साइज। भाई जो इमेज होगी ना वो डिमिनिस्ड होगी, साइज में कैसी होगी भाई, छोटी होगी। यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज होगी, एक्चुअल में नहीं। आप जितने बड़े हैं उतने बड़े दिखाई नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि इमेज का जो साइज है, जो इमेज का साइज है वो थोड़ा सा छोटा होगा, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। तो बेटा ये हो गया केस नंबर 5। अब आते हैं केस नंबर 6 पे। केस नंबर 6, तो देखिए बेटा केस नंबर 6 क्या है। केस नंबर 6, वैन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अभी तो बियॉन्ड सी था, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गए, इनफाइनाइट पे ले गए, इनफाइनाइट पे। तो देखो भाई जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे ले जाएंगे तो क्या होगा, अरे भाई क्या केस आया, ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गए, इनफाइनाइट पे। वैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा हमने, इनफाइनाइट पे प्लेस करा। तो देखो ऑब्जेक्ट को जब हम इनफाइनाइट पे प्लेस करेंगे तो क्या होगा भाई, पहले बना लेते हैं। ये तो पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना। और आगे इनफाइनाइट से रेज आएंगी, कहाँ से रेज आएंगी भाई, इनफाइनाइट से, ठीक है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, इसको इस तरीके से रेज तो आने दो भाई। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। अब देखो इनफाइनाइट से बेटा रेज आएंगी, इनफाइनाइट से क्या आएंगी, रेज। तो देखो इनफाइनाइट से जब रेज आएंगी, हमेशा याद रखो इनफाइनाइट से, तो देखो इनफाइनाइट से कुछ इस तरीके से रेज आएंगी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से। ये कहाँ मिलेंगी भाई, फोकस पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी ये रेज फोकस पे मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे। तो यहीं पे इमेज बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। और भाई इसका कोई पता ही नहीं, ए बी ऑब्जेक्ट का कोई पता नहीं, ये कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बेटा, इनफाइनाइट से। तो लोकेशन क्या हो जाएगी, लोकेशन इस केस में हो जाएगी बेटा एट, कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है, तो एट एफ, लोकेशन हो जाएगी आपकी एट एफ। रियल एंड इन्वर्टेड, हमेशा याद रखो इमेज जब भी सामने बनेगी तो क्या क्या होगा भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। सारे केस रियल एंड इन्वर्टेड के हैं, इसमें सिर्फ एक केस है वर्चुअल एंड डायरेक्ट का, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है, फोकस पे रखा होता है, तो उसकी इमेज उधर बनती है, ठीक है। तो जब रेज इनफाइनाइट पे आएंगी तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। दूसरी चीज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। नेचर जो होगा इसका कैसा होगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दूसरी चीज हाईली डिमिनिस्ड होगा, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा होगा। जब यहाँ पे रखा होता है तो इनफाइनाइट पे बनती है, ठीक है ना, तो बहुत बड़ी होती है, इनफाइनाइट पे बनती है तो बहुत बड़ी होती है, और जब बड़ी से छोटी हो जाएगी ना, जब यहाँ पे आएगी तो हाईली डिमिनिस्ड। कैसी हो जाएगी बेटा, हाईली डिमिनिस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज से उसका इमेज का साइज बहुत छोटा होगा, यानी हाईली डिमिनिस्ड होगा, फोटो बहुत छोटी बनेगी, ठीक है। तो ये 5 केसेस थे, ये सॉरी
6 केसेस थे। ये 6 केसेस कॉनकेव मिरर के आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, पहले नोट कर लीजिए आप पॉज करके, ठीक है ना बेटा। और कल हम और कई सारी बातें करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। कल हम मिरर फार्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत बेहतरीन टॉपिक है मिरर फार्मूला, और उसके न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। फर्दर वी आर प्रोसीडिंग टू द रिफ्रैक्शन, अभी हमने रिफ्लेक्शन की बात कर ली है, तो कल फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।